1909 का भारत शासन अधिनियम क्या था? तो 1909 का भारत शासन अधिनियम, इसको पार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं। 1909 का भारत शासन अधिनियम को क्या कहते हैं? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम को पार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं। यह जारी हुआ था किस समिति की रिपोर्ट पर? तो 1909 का भारत शासन अधिनियम जारी हुआ था अरुंडेल समिति के सिफारिश पर। 1909 का भारत शासन अधिनियम अरुंडेल समिति की सिफारिश पर जारी हुआ था। इसका उपनाम क्या था? तो 1909 का भारत शासन अधिनियम का उपनाम था इंडियन काउंसिल एक्ट। 1909 का भारत शासन अधिनियम का उपनाम था इंडियन काउंसिल एक्ट। 1909 का भारत शासन अधिनियम सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था। सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन था? तो 1909 का भारत शासन अधिनियम ही सबसे कम समय तक चला था। 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति किया गया। भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति किया गया 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है। और 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार दिया गया। यानी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार दिया गया। यानी इसको याद कैसे करेंगे? पीएम, पी से दूगो है, पी से प्रस्ताव पेश करने, पी से पूरक प्रश्न पूछने और एम से मत देने का अधिकार दिया गया। यानी 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत पीएम, पी से पूरक प्रश्न पूछने, पी से प्रस्ताव पेश करने, एम से मत देने का अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद है कि 5वां नंबर कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की जनरल कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। और इनको क्या बनाया गया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विधि निर्माण और प्रशासन दोनों का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारतीयों को क्या मिला था? तब बजट के संबंध में पीएम का अधिकार मिला था। पी से हो गया प्रस्ताव पेश करना, पी से पूरक प्रश्न पूछना, एम से हो गया मत देने का अधिकार दिया गया था। जबकि 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत बजट पर के संबंध में क्या अधिकार मिला था? तो बाप का अधिकार मिला था। 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत बजट के संबंध में बाप का अधिकार मिला था। ब से हो गया बहस करना और प से हो गया प्रश्न पूछने का शक्ति दिया गया था। कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का शक्ति। ब से बजट पर बहस करना और प से प्रश्न पूछना। यानी और जबकि 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत पीएम का अधिकार मिला था। 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत बजट के संबंध में पीएम का अधिकार मिला था। पी से हो गया प्रश्न पूछने का अधिकार, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, पी से प्रस्ताव पेश करने का अधिकार, एम से मत देने का अधिकार दिया गया। इसके बाद है कि 1909 का भारत शासन अधिनियम में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, जबकि मिंटो वायसराय थे। और सबसे कम समय तक चला, ये तो ऊपर बता ही दिया। अब है 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम लागू कब हुआ था? 1919 का भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था 1921 में। 1919 का भारत शासन अधिनियम आधारित था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1917 पर। 1919 का भारत शासन अधिनियम लागू हुआ 1921 में और यह आधारित था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1917 पर। 1919 में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली करवाया गया। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब करवाया गया? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ, जबकि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली या परोक्ष चुनाव प्रणाली करवाया गया। अप्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव प्रणाली 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत, जबकि परोक्ष चुनाव प्रणाली या फिर
अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत करवाया गया, जबकि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत करवाया गया। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति हस्तांतरित किया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। फिर 1919 के तहत ही भारत में विधान परिषद पहली बार द्विसदनीय बनाया गया। भारत में विधान परिषद पहली बार द्विसदनीय बनाया गया। फिर है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हाई कमीशन की नियुक्ति किया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही हाई कमीशन की नियुक्ति किया गया। हाई कमीशन की नियुक्ति भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हाई कमीशन की नियुक्ति किया गया। फिर है 1919 के तहत वाले में पहला में लिखल है केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना किया गया। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना किया गया। अब पेन वाला देखेंगे कि हाई कमीशन की नियुक्ति 1919 के शासन अधिनियम के तहत हुआ था और सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को दिया गया था। सत्ता का बड़ा भाग प्रांतों को दिया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और इसमें है कि भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया। भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन किसमें किया गया? भारतीय उच्चायुक्त पद या हाई कमीशन। भारतीय उच्चायुक्त पद या इसी को हाई कमीशन किया गया 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत सृजन किया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम में 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई। 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचन जो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुए वह 1923, 1926 और 1930, 1934, 1945 में केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचन जो कि 1919 के अधिनियम के तहत करवाए गए। केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन 1919 के अधिनियम के तहत कब कब करवाया गया? तो 1923 में करवाया गया, 1926 में करवाया गया, 1930 में करवाया गया, 1934 में, 1945 में। यानी 1923 में 3 जोड़े तो 26 और 1926 में 4 जोड़े तो 30, 30 में फिर 4 जोड़े तो 34 और 34 में 10 जोड़े तो 44 से 45 में करवाया। यानी 23, 26, 30, 34, 45 में करवाया गया। यानी 23 में 3 जोड़े तो 26, 26 में 4 जोड़े तो 30, 30 में 4 जोड़े तो 34, 34 में 10 जोड़े तो 44 से 45 में करवाया गया है। 23, 26, 30, 34, 45 में 1919 के विधानसभा के निर्वाचन के तहत 23, 26, 30, 34, 45 में निर्वाचन करवाया गया। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू हुआ। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता 1919 के अधिनियम के तहत शुरू हुआ था। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था या विधायिका का स्थापना किया गया। 1919 अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था या विधायिका का स्थापना किया गया। प्रांतीय सरकार के कार्य क्या थे? प्रांतीय सरकार के कार्य थे न्याय, पुलिस व भू राजस्व। न्याय, पुलिस व भू राजस्व 1919 अधिनियम के तहत थे। प्रांतीय सरकार के कार्य न्याय, पुलिस व भू राजस्व 1919 अधिनियम के तहत थे। उन्नीस सौ 19 अधिनियम के तहत कुछ और है, थोड़ा सा देखते हैं। प्रांतों में क्या है कि 1919 अधिनियम के तहत दूसरा नंबर देखते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनस कॉर्टियस थे। लियोनस कॉर्टियस ने अपनी पुस्तक डायर्की में द्वैत शासन के बारे में बताए हैं। अद्वैत शासन जो है कि प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया है। द्वैत शासन में क्या किया जाता था? तो प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता था। आरक्षित विषय क्या था? तो आरक्षित विषय वित्त, भूमि कर, वित्त यानी रुपया पैसा, भूमि कर से भी रुपया पैसा आएगा। न्याय और पुलिस में ही संबंधित है जेल। न्याय, पुलिस, जेल ये सभी आरक्षित था। यानी वित्त यानी रुपया पैसा वाला आरक्षित था अंग्रेज के पास। भूमि कर इसमें भी पैसा आता है, वो भी आरक्षित था अंग्रेज के पास ही। न्याय, पुलिस और जेल ये सभी आरक्षित था जो कि अंग्रेज के पास ही था। फिर हस्तांतरित विषय क्या था? तो हस्तांतरित विषय था शिक्षा था, यानी जो जनता को चाहिए वो हस्तांतरित कर दिया गया था। पुस्तकालय था, स्थानीय स्वशासन था जो कि चिकित्सा था, यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग था। माप तौल, धार्मिक मनोरंजन ये सब हस्तांतरित विषय था।
अब देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि औरत क्या है, हाँ, औरत को वोट देने का अधिकार कब दिया गया। तो औरत को वोट देने का अधिकार जो है कि भारत में कब दिया गया था। तो औरत को वोट देने का अधिकार अमेरिका में कब दिया गया था। औरत को वोट देने का अधिकार अमेरिका में 1920 में दिया गया, इंग्लैंड में 1928 में दिया गया, न्यूजीलैंड में 1893 में दिया गया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार अमेरिका में 1920 में, जबकि इंग्लैंड में 1928 में और न्यूजीलैंड में 1893 में दिया गया। जबकि भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत में, महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत में 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया था। और 1919 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो लॉर्ड जॉर्ज थे। 1919 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। लॉर्ड जॉर्ज थे। और 1919 के अधिनियम के तहत भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, जबकि इंग्लैंड में 1928 में दिया गया, अमेरिका में 1920 में और न्यूजीलैंड में 1893 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किया गया है। भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया था। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर देखते हैं कि सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय, ईसाई और आंग्ल भारतीयों को यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन पद की व्यवस्था किया गया, जो है कि 1919 अधिनियम के तहत क्या किया गया। तो 1919 अधिनियम के तहत सांप्रदायिक आधार पर सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय या यूरोपीय, आंग्ल भारतीयों को ही यूरोपीय कहते थे, इसके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय या यूरोपीय के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। फिर 8 में है कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। कब। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया, जबकि संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार कब दिया गया था। तो 1833 के अधिनियम के तहत। 1833 के अधिनियम के तहत संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट बनाने को कहा गया था, जबकि 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य के बजट को अलग करने की व्यवस्था किया गया। फिर है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम में क्या था। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था कुछ प्रांतों में प्रांतों में द्वैध शासन का समाप्त कर दिया गया और द्वैध शासन केंद्र में लागू किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत द्विसदनात्मक व्यवस्था या प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। फिर है 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रेसिडेंट का जो अध्यादेश का जारी करने का शक्ति है, भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को जो अध्यादेश जारी करने का शक्ति है, वो कहाँ से लिया गया है। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत लिया गया है, जो कि कब हुआ था। तो 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया था, परंतु भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। फिर है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। 1935 के भारत शासन अधिनियम को संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत कहते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम को संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत कहते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल का स्थापना हुआ। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल का स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल का स्थापना 1935 के अधिनियम पर आधारित है साइमन कमीशन रिपोर्ट पर। 1935 का भारत शासन अधिनियम किस पे आधारित है। तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर। 1935 का भारत शासन अधिनियम किस पे आधारित है। तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर। फिर है गवर्नर के वीटो और स्वयं विधि बनाने की शक्ति संबंधित है किससे। तो गवर्नर के वीटो और स्वयं
विधि बनाने की शक्ति 1935 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित है। गवर्नर के वीटो और स्वयं के लिए विधि बनाने की शक्ति भारतीय संविधान में 1935 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित है। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी का पुनः गठन किया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी का पुनः गठन किया गया। भारत परिषद या इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया। भारत परिषद या इंडियन काउंसिल को कब समाप्त किया गया? तो भारत परिषद तथा इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है कि इंडियन काउंसिल या भारत परिषद को समाप्त किया गया। भारत परिषद का समाप्त कब किया गया था? भारत परिषद या इंडियन काउंसिल को 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत परिषद या इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया। जबकि भारत परिषद या इंडियन काउंसिल का स्थापना कब किया गया था? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत परिषद का सृजन किया गया था या भारत में मंत्री पद की व्यवस्था किया गया था। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही भारत में भारत परिषद का स्थापना या भारत मंत्री पद की व्यवस्था किया गया। जबकि भारत परिषद का समाप्त कब किया गया? भारत परिषद या इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, जबकि स्थापना हुआ था 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत संघ की अवशिष्ट शक्ति निहित किया गया था गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत संघ की अवशिष्ट शक्ति दिया गया था गवर्नर जनरल को। फिर इसके बाद है 1900 थोड़ा सा इससे पहले है यहाँ पर थोड़ा सा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत विधानसभा का निर्वाचन 1926 में और 1945 में अंतिम रूप से करवाया गया। 1926 और 1935 का निर्वाचन जो है विधानसभा का निर्वाचन 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था, जो कि ऊपर में लिखा हुआ है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत विधानसभा का निर्वाचन 1926 और 1945 में जो विधानसभा का निर्वाचन हुआ था 1919 के अधिनियम के तहत ही हुआ था। अब यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है। 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में विधानसभा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, जिसमें 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, जिसमें है मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। यानी कि मद्रास, म से मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और बिहार उड़ीसा। म से मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार उड़ीसा। म से मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा 5 प्रांतों में 1937 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। जबकि कांग्रेस का मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में बना था। कांग्रेस का मंत्रिमंडल 8 प्रांत में बना था। फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत अंग्रेज की मंशा क्या थी? कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों के व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत अंग्रेजों की मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांत के व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम का उपनाम क्या है? तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भी कहते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम को। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 का अनुदेश पत्र भी कहते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम को अनुदेश पत्र भी कहते हैं। अनुदेश पत्र इंस्ट्रूमेंट क्या है? अनुदेश पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसे 1950 में संविधान में शामिल किया है। यानी भारत के संविधान में जो प्रस्तावना शामिल हुआ है वो लिया गया है 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है नीति निर्देशक तत्वों में। फिर है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम को अंबेडकर
भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहे थे? तो गुलामी का अधिकार पत्र कहे थे बाबा साहब नेहरू जी ने क्या कहे हैं? नेहरू जी ने गुलामी का अधिकार पत्र कहे हैं। और एक और कहे थे नेहरू जी ने कि कार 1935 के भारत शासन अधिनियम को कि एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। जबकि भीमराव अम्बेडकर जी क्या बोले थे? बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे 1935 के भारत शासन अधिनियम को कि इस आरोप के संबंध में मुझे कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891 में, जबकि मृत्यु कब हुआ था? 1956 में। मृत्यु 1956 में हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहे हैं। फिर संघीय 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? तो संघीय न्यायालय का स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में किया गया था। 1 अक्टूबर 1937 में 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय का स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में किया गया। जबकि वर्तमान भारतीय संविधान के तहत जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है उसका गठन स्थापना कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को हुआ। 28 जनवरी 1950 को हुआ है। फिर 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता जो था सर्वोच्चता के बारे में कहा गया था। फिर 1935 के अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत परिषद का अंत कर दिया गया। ये पढ़ लिए। भारत परिषद का गठन 1858 के अधिनियम के तहत हुआ था। फिर है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत महादलित, म से महादलित, म से महिला, म से मजदूर तक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। यानी कि 1919 के अधिनियम के तहत किसको किसको पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के तहत जो है कि पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किया गया था सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय और यूरोपीय का। जबकि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 3M को सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 3M को पृथक निर्वाचन व्यवस्था किया गया था, जिसमें म से है, म से महादलित, म से महिला, म से मजदूर वर्ग तक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को विस्तार किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। 1919 के प्रस्तावना को ही 1935 के भारत शासन में शामिल कर दिया गया था। यानी प्रस्तावना 1935 के भारत शासन अधिनियम में नहीं था। उसके बाद थोड़ा सा और बच रहा है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में मताधिकार का विस्तार केवल 10% जनसंख्या तक ही किया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत मताधिकार का विस्तार 10% जनसंख्या तक ही किया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत को अलग निर्माण किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के कारण ही बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण किया गया। फिर है 1947 का भारत शासन अधिनियम। इसमें सचिव या भारत मंत्री पद को समाप्त कर दिया गया। सचिव या भारत मंत्री पद को कब समाप्त किया गया? तो भारत मंत्री पद को व्यवस्था किया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत मंत्री पद की व्यवस्था किया गया था। भारत मंत्री पद की व्यवस्था किया गया था और भारत परिषद का स्थापना किया गया था। जबकि भारत परिषद का समाप्त किया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। जबकि मंत्री भारत में मंत्री पद की व्यवस्था जो कि 1858 के तहत शुरू हुआ था वो 1947 के तहत समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव का स्थापना भी 1858 के तहत ही हुआ था। भारत सचिव का स्थापना 1858 के तहत हुआ था। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था भी 1858 के तहत ही हुआ था। ये दोनों को 1947 के भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम में देखेंगे 30 जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा क्लीमेंट एटली ने किया था। 30 जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा कौन किया था? तो क्लीमेंट एटली, जो कि वर्तमान में उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। क्लीमेंट एटली 30 जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा किए थे। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित हुआ, जो कि 18 जुलाई 1947 को
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वीकृत हुआ या पारित हुआ? 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। 4 जुलाई को प्रस्तावित किया गया भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, जबकि 18 जुलाई को स्वीकृत या पारित हो गया, जो कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। 15 अगस्त को केंद्रीय असेंबली में सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा और जन गण मन कौन गाए थे? सुरुचित्रा कृपलानी गाए थे। 15 अगस्त 1947 को केंद्रीय असेंबली में सारे जहां से अच्छा और हिंदुस्तान हमारा और जन गण मन कौन गाए थे? तो सुरुचित्रा कृपलानी गाए थे।